हेलो गाइस, सभी को गुड इवनिंग और सभी को जय मां सरस्वती। ठीक है, तो आज हम लोग बेहतरीन तरीके से महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर आए हैं जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे प्रश्न है जो चुन चुन कर लाया है ना, बसंती चुन चुन कर लाया हो, है ना। ये सभी प्रश्न आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। इसके पहले पार्ट हमने कुछ दिन पहले कर लिया है, आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, बताइए स्टार्ट किया जाए, हाँ या ना। तो चलिए मां सरस्वती का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लिखिएगा जय मां सरस्वती। चलिए भाई, हो गया स्टार्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि यहां पर हम 9 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं। 9 घंटे हम खुद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे। पढ़ना होता तो अब तक पढ़ लिए होते। 9 घंटे अगर आपको मेहनत करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पर, जहां पर डेली लाइव क्लासेज हो रही है, लाइव डाउट क्लास होगा, डीपीपी मिलता है, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलता है, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट जो कि सैटरडे के दिन होता है। आज सैटरडे था लेकिन आज टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन है इसके बाद से रेगुलर टेस्ट होने वाला है। तो ये सैटरडे के दिन ऑनलाइन टेस्ट होता है ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। देखो भाई, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, वजह कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो अंतिम समय चल रहा है, पूरी साल अगर आप पढ़ाई किए हो, इस समय अगर थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो पूरी साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी साल पढ़ाई नहीं भी की हो, लेकिन इस टाइम में आकर अगर खूब मेहनत के साथ में सही चीजों को, क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आप 90 प्लस भी फोड़ सकते हो। बिल्कुल हाँ, एकदम आसानी से फोड़ सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल आप आसानी से फोड़ सकते हो। ठीक है, और हम आपको यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर कराया जा रहा है, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे हो रहा है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है ज्वाइनिंग करने में, ठीक है, तो आप इस 930 577 1375 पे कॉल कर सकते हो। एक सब्जेक्ट नहीं, पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो इंग्लिश, सब चीजें आपको कवर कराया जा रहा है। कितने लोग पढ़ा रहे हैं, इतने लोग आपको पढ़ा रहे हैं। 9 घंटे आपकी क्लासेस चल रही है ताकि आपका जो तैयारी है क्लास में ही हो जाए। और मैं रोज आपको बता रहा हूं क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कोई भी एक लड़का जो गांव में रहने वाला है, जिसको ये सब चीजें नहीं मिल पाती हैं, डीपीपी ओपीपी, कम से कम मेहनत तो करे, पढ़े तो। अगर यहाँ पे पढ़ लेगा तो आगे कोई भी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन जिसको भी करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लो। एकदम जीरो से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कुछ नियम और परिभाषाएं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कब पढ़ाए थे सर, मैं तो भूल गया। अरे भाई, पढ़ाए थे आप लोगों को कुछ दिन पहले। ये सभी चीजें आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये सभी चीजें आपको मैंने ही पढ़ाया है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक तो हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट परिभाषा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वह है क्या, ओमी परिपथ तथा अनओमी परिपथ। देखो, इसके पहले की सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है ओमी परिपथ तथा अनओमी परिपथ, क्या होता है। बिल्कुल 90 प्लस पूरा लाओगे आप लोग, मेहनत करोगे तब, नहीं तो नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो क्या होता है ओमी परिपथ, क्या होता है अनओमी परिपथ। भाई साहब, ओमी परिपथ के बारे में जानते हो, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो, नहीं इंग्लिश मीडियम नहीं, आकाश तिवारी हिंदी मीडियम की ही तैयारी कराई जाएगी यहां पे। बताओ, जानते हो आप लोग क्या होता है, बताओ, जानते हो क्या होता है ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ, नहीं जानते हो। देखो ओमी परिपथ, देखो
इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो, क्या नाम है, शिवम कुमार, प्लीज आप इस नंबर पे एक बार बात कर लो, 930 577 1375। अगर फोन रिसीव हो रहा तो ठीक है, नहीं रिसीव होता तो कल 9-10 बजे के बाद बात करना। संडे है, उसके बावजूद भी ऑफिस खुला रहेगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो ना। चलो यहाँ पे ओमी परिपथ पे आते हैं। ओमी परिपथ क्या होता है, देखो आपके घर में दो प्रकार के लड़के होते हैं। एक ऐसे लड़के होते हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा होते हैं जो कि अपने मम्मी पापा का बात मानते हैं, जो कि अपने मम्मी पापा का बात मानते हैं, है ना। तुझे ऐसे बच्चों को आदर्श बच्चा कहा जाता है, अच्छा वाला बच्चा कहा जाता है, जो मम्मी पापा की बात मानेंगे, कॉलेज आएंगे तो पढ़ाई करेंगे, कहीं इधर उधर घूमेंगे नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, घर से निकलते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, लेकिन कॉलेज नहीं जाते, कहीं और चले जाते हैं, किसी को घुमाने चले जाते हैं या किसी के साथ घूमने चले जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अनोमी होते हैं, ऐसे लोग नहीं मानते हैं बात। तो ओमी परिपथ ऐसा परिपथ होता है जो क्या होता है, ओमी परिपथ, ओमी परिपथ जो कि ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ कहलाता है। जो कि ओम के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, ओमी परिपथ कहते हैं, है ना। अनोमी परिपथ क्या होता है, ध्यान देना, जो ओम, लिखना ऐसे लिखना, वे सभी परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ कहलाता है। जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमी परिपथ कहलाता है। समझे। शुभम पटेल, अजय साहनी, ईशा जायसवाल सिंगर, पुरुषोत्तम, संदीप चौरसिया, साहिल खान, नंद किशोर वाजपेयी, चौहान जी, दुर्गेश कुमार रोहित। समझ गए, आगे चलें ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किरचाप के नियम लिखिए। देखिए किरचाप जो चचा थे, दो नियम थे, दो नियम दिए थे। कौन, किरचाप चचा दो नियम दिए थे। कौन दिए, कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे किरचाप चचा। एक तो नियम दिए थे धारा का नियम, धारा नियम। दूसरा नियम दिए थे उल्टता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टता का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्टार मार्क बना लेना, लिखना छपता है, पूछता है एग्जाम में। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला किरचाप, इसे कहा जाता है किरचाप का प्रथम नियम, किरचाप का प्रथम नियम, ठीक है। और इसे उल्टता का नियम को कहा जाता है किरचाप का द्वितीय नियम। प्रथम नियम किसे कहा जाता है, धारा नियम को किरचाप का प्रथम नियम कहा जाता है, उल्टता को क्या कहा जाता है, किरचाप का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो किरचाप का प्रथम नियम क्या होता है, पहला लिखना किरचाप का प्रथम नियम, या फिर कोष्टक में लिख लेना क्या, धारा नियम। कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है क्या किरचाप का प्रथम नियम, मैं देखना चाहता हूं।
बिल्कुल पीके ब्लॉग कर सकते हो तैयारी बेहतरीन तरीके से। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बताओ, कोई भी बता सकता है क्या किरचॉफ का प्रथम नियम? रोहित कुमार कॉल कर लेना आप। कोई बता सकता है क्या किरचॉफ का प्रथम नियम? भाई बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई है किरचॉफ का प्रथम नियम? आई 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 ऑल वन शॉट ऑफिशियल जीरो, ये क्या होता है? आई 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 ऑल वन शॉट इज इक्वल टू जीरो, ये किरचॉफ का प्रथम नियम थोड़ी ना होता है। ये थोड़ी ना होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? बताओ। चलो देखो, किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम भी कहा जाता है और कभी कभी कुछ उस्ताद होते हैं इसे संधि का नियम भी कहा जाता है। संधि का नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या होता है ध्यान देना सभी लोग। किरचॉफ का प्रथम नियम होता क्या, इधर ध्यान देना, पूरी तरीके से ध्यान देना इधर सभी लोग। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम के अनुसार क्या है? वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले, किसी, लिखना सभी लोग, किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ, परिपथ में संधि, संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय, बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है, होता है। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार शून्य होता है ना। देखो इसे हम दूसरे भाषा में समझाते हैं। एक बंदा है खड़ा, यहाँ पे ये है बंदा खड़ा। बंदा का मतलब एक लड़का खड़ा है। अब लड़की भी समझ सकते हैं इसे, लड़का लड़की समझेंगे और लड़के लड़की समझेंगे, है ना, है ना। सब लोग कहते हैं इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे, कहां से निकलेगा कहां जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। होता ना कभी कभी गुस्से में लड़ाई उड़ाई किए हो कि नहीं किए हो तुम लोग, है ना, है ना। कहां जाएगा कहां निकलेगा कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब जितना मारोगे उतना पूरा का पूरा छेद के बाहर निकल जाएगा। यही होता है इसमें। यानी इसमें क्या कहा जाता है? संधि पर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाले धाराओं की योग के बराबर होता है। जितना गोली यहाँ पे मारे, इसे बंदूक, ये देखो बंदूक बना रहे हैं हम, राइफल, राइफल वाला बंदूक है। जितना गोली बंदूक से मैंने मारा पूरा इसे छेद कर बाहर निकल गया। मतलब इसकी तरफ आने वाली और इससे दूर जाने वाली सभी गोलियां समान है। एक एक गोली का ही, एक एक गोली का हिसाब है ना। मूवी का डायलॉग है ना, एक एक गोली का हिसाब रखा हूं, है ना। यानी जितना आया था पूरा चला गया। इसे इसी तरह से लिखा जाता है कि इसमें क्या होता है? संधि पर आने वाली और संधि से जाने वाली सभी धाराओं समान होते हैं। इसमें क्या होता है? संधि पर आने वाली, संधि, इसमें क्या लिखते हो आप लोग? संधि पर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धारा इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा, जाने वाली। अगर कोई संधि है, इसमें क्या होता है? अगर कोई संधि ये है आपका, इसमें कुछ धारा संधि की ओर आ रही है, जैसे कुछ धारा क्या, I1, I2, I3, I4, I5, I6, कुछ धारा जो है संधि की ओर आ रही है। कुछ धारा क्या हो रही है? संधि की ओर आ रही है। तो जो धारा संधि की ओर आने वाली है इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर हो जाएगी। जैसे ये संधि है, यही तो संधि है। इस साइड कौन कौन धारा आ रही है? I1, I2 और I5 और I6 धारा आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे? संधि की ओर आने वाली धारा कौन है? I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I4। ये किसके बराबर हो जाएगा? संधि से दूर जाने वाली धारा कौन कौन है? I3 और I4 के बराबर हो जाएगा। I3 प्लस I4।
इतना लिख कर आओगे तब एग्जामिनर नंबर देगा। तो पहला नियम क्या था, किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। कितना होता है, शून्य होता है। पहला नियम क्या था अमरजीत, पहला नियम क्या था कुमार रोहित, क्या नाम नियम था? मिथिलेश कुमार शेयर कर दो आप लोग एक बार, सभी को बुला लो, गांव के सभी बच्चों को, है ना। अब ये किस पे आधारित होता है, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है किस नियम पर आधारित है? तो प्रथम नियम नोट करके लिख लेना, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है यह आवेश संरक्षण पर क्या आधारित होता है? यह किस पे आधारित है? यह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। चलिए द्वितीय नियम की ओर चलते हैं। इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो आप लोग। द्वितीय नियम लिखा जाए, चलो द्वितीय नियम लिखते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है, किसी परिपथ में, देखो द्वितीय नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखना सभी लोग, किरचॉफ चचा का द्वितीय नियम। इसे कई नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है वोल्टता का नियम भी जाना जाता है, क्या वोल्टता का भी नियम जाना जाता है, या फिर वोल्टता का नियम जाना जाता है, या फिर वोल्टता का नियम जाना जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है लूप का नियम भी जाना जाता है, ठीक है। तो द्वितीय नियम क्या होता है, ध्यान देना, किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली, लिखना सभी लोग, किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है, शून्य नहीं होता है। बताओ क्या होता है, प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, बताओ। गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। उस पास में बहने वाले जो वैद्युत बल होता है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फिर से समझना क्या होता है इस नियम के अनुसार। यह नियम क्या होता है, यह नियम यह होता है किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी धारा आई हो गया तथा संगत प्रतिरोध आर है तो आर का गुणनफल का बीजगणितीय योग, जहां पे बीजगणितीय योग का है वहां पे सिग्मा लगा देना चाहिए, इसका योग गया। उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा भी के बराबर होगा। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ओहो, आया समझ में? दिव्या सिंह आया समझ में? क्यों होता है
प्रेम प्रकाश कुमार, जब मैं महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि सुबह में कराता हूं क्लास, उसमें मैं इसको बताऊंगा क्यों होता है, वहां पे डेरिवेशन भी कराऊंगा इसे। तो चलो फिर से एक बार समझते हैं परिभाषा। किसी भी परिपथ, मैं सभी से कहूंगा परिभाषा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हो गया परिभाषा आपका, उस बंद पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हाँ लिखो सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार, ये किसका नियम है? किरचॉफ। देखिए किरचॉफ के दो लड़के थे, एक लड़के थे किरचॉफ का प्रथम लड़का जिसे धारा नियम तथा संधि का नियम कहा जाता है। जैसे गांव में नाम होता है ना, किसी का नाम अगर मान लो राजकुमार हलवान है तो उसका नाम रजुआ रखा जाएगा, कजुआ रखा जाएगा, कुमरा रखा जाएगा, ऐसे होता है ना। इसी तरह किरचॉफ के दो लड़के थे, एक किरचॉफ का प्रथम लड़का था जिसको धारवा का नियम या संधिया का नियम कहा जाता था, दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम था जिसे हम लोग उल्टता का भी नियम कहते थे, उल्टतवा का नियम भी कहते थे, है ना, है ना। ठीक है, दूसरा का नियम, ठीक है, समझे? हो गया, समझ में आया बात की नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, है ना। तो दूसरा का पहला नियम क्या था? किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम था किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। चलो अगला नियम लिखते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम। यह भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। समझ में आ गई बा तो अच्छा बात बा भाई, समझ में आ गई बात तो अच्छा बात बा, है ना। चलो बायो-सेवर्ट का नियम लिखते हैं। तो पच्चा बायो-सेवर्ट का नियम क्या था? एक बायो-सेवर्ट थे, उनका नियम क्या था भाई? किसी को आता है बायो-सेवर्ट का नियम? देखो बायो-सेवर्ट ने एक, बायो-सेवर्ट जो चचा थे इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, सिस्टम बताया था, उन्होंने एक जादू बताया था, जादू तेरी नजर ना। गाना सुने हो जादू मूवी? किस किस कौन 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 सा हीरो है जादू मूवी में? बताओ कौन 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 से हीरो हैं जादू मूवी में, ये बताओ मुझे जरा कमेंट बॉक्स में। चलो आते हैं पॉइंट पर। तो उन्होंने एक जादू बताया था। उन्होंने जादू क्या बनाया था? हालांकि जादू उन्होंने नहीं बताया था, जादू ऑस्ट्रेड ने बताया था, लेकिन उस जादू को इन्होंने प्रूव किया था। जादू में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कोई एक लंबा सा तार ले ले, इस तार में वैद्युत धारा आई प्रवाहित कर ले, तो इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है, तो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान उन्होंने बताया था, निकाला था। ऑस्टेड ने क्या बताया था? किसी भी तार में अगर मान लो ये तार है, इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ऑस्टेड ने यह बताया था। ऑस्टेड, देखो भाई पढ़ाई करो आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पीडीएफ टेलीग्राम वगैरह पे जाता है, ऐप पर भी जाएगा जल्दी पीडीएफ, मैं ऐप पे सिस्टम बना रहा हूं, फालतू का कमेंट बाजी क्यों कर रहे हो। चलो पॉइंट पर आते। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? बायो-सेवर्ट ने बताया था जब किसी भी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार से आर दूरी पर अगर थीटा अंश कोण बनाते हुए कोई बिंदु P स्थित है, तो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको निकालकर उन्होंने बताया था बायो-सेवर्ट ने। बायो-सेवर्ट ने बताया था कि इस तार की वजह से P बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा, ये क्या होगा, उस तार में बहने वाला धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, बायो-सेवर्ट ने बताया था। तो बायो-सेवर्ट ने क्या, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं ना। क्या करते हैं? लिखना है यहां पे सभी लोग, बायो-सेवर्ट ने
बायोसेवर्ट, देखो भाई सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, करते हैं। बायोसेवर्ट के नियम से क्या करते हैं, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो बायोसेवर्ट ने क्या बताया था, तो लिखना बायोसेवर्ट के अनुसार, बायोसेवर्ट के अनुसार, अनुसार क्या है, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, यह बी इस तार में बहने वाला जो धारा आई है ना, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब जानते हो, जितना तेज तुम भागोगे। एक कहानी सुनाऊं, कहानी सुनाऊं आप लोगों को, बहुत खतरनाक कहानी है। कहो तो सुनाओ आप लोगों को, कहानी सुनाओ, बताओ। कहो तो सुनाओ आप लोगों को, हाँ या ना, कहानी सुनाओ। सुधांशु यादव सुनाओ कहानी, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। कहानी यह था कि जानते हो, घर में एक होती सास। सास को कितने लोग जानते हो? सास, सास किसे कहा जाता है बताओ, सास किसे कहा जाता है? नहीं जानते? चलो देखो, हुआ क्या था, एक बार दो लोग थे। कितने लोग थे? दो लोग थे ना। एक था ये घर वाला, दूसरा था ये घर वाला ना। दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। कहानी ध्यान से सुनना, ये दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। पड़ोसी थे। पड़ोसी ऐसे ही लिखा जाता, नेबरहुड थे, यानी एक दूसरे के पड़ोसी थे। होता क्या है, ये जो था, ये जो था है ना, ये जो था, सुना दूं कहानी है ना? नहीं सुनाओ? हाँ चलो सुनाई देता हूं कहानी। ये जो था, ये बहुत चालाक था। ये भगवान का पूजा कर रहा था खूब, ओम नमः शिवाय, मतलब जो भी भगवान थे उनका खूब पूजा किया। पूजा करने के बाद भगवान हो गए प्रकट। क्या हो गए? भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान से इन्होंने मांगा, भगवान से इन्होंने मांगा। क्या मांगा बताओ? बताओ क्या मांगा? भगवान से इन्होंने मांगा, बहुत सारी चीजें मांगा इन्होंने। तो भगवान ने कहा, भाई जो आपको देंगे इसका दुगना आपके इस वाले पड़ोसी को देंगे। उसने कहा चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो हमें आप दे रहे हो इसका दुगना उसको देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये खुश हो गया भाई, चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, मतलब 1 करोड़ या 10 करोड़ जितना भी मांगा होगा। तो 10 करोड़ इसके बगल वाले को दुगना 20 करोड़ मिल गया। इसी तरह से उसने कहा मुझे ये दे दो, तो उसका दुगना ये। सब कुछ मांगने के बाद उसने कहा मेरा एक आंख फोड़ दो, है ना। तो पड़ोसी का दूसरा आंख फोड़। खतरनाक था आदमी ने। तो भाई ये क्यों सुनाया? क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल की बात है। इसमें यह होता है बी जितना बढ़ाओगे ये इतना बढ़ाएगा, मतलब बी जितना बढ़ाओगे आई उतना बढ़ेगा, या आई जितना बढ़ाओगे बी उतना बढ़ेगा। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी था, ये धारा के अनुक्रमानुपाती है। मतलब इस तार में जितना तेजी से धारा बढ़ाओगे उतना ही तेजी से बी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर धारा को दुगुना कर दोगे तो बी भी दुगुना हो जाएगा। अगर धारा को 3 गुना करोगे तो बी भी 3 गुना हो जाएगा। धारा को 4 गुना करोगे तो धारा भी 4 गुना हो जाएगा, है ना। हार्ट अटैक की कहानी को मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि सांस काफी लोग नहीं जानते सांस किसे कहा जाता है ना। धारा को जितना बढ़ाओगे, 5 गुना बढ़ाओगे तो ये 5 गुना हो जाएगा, है ना। तो धारा को जितना बढ़ाओगे धारा उतना बढ़ेगा, मतलब जितना धारा बढ़ाओगे उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। इसका अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है। नेक्स्ट ये आती है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, ये जो प्रोपोर्शनल होता है इस तार की जो लंबाई, अल्पांश की लंबाई, जो छोटा सा लंबाई डीएल है, इस तार की लंबाई डीएल की
चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है तार के अल्पांश की लंबाई डीएल के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है यह इसके बीच का जो कोण थीटा है ना, ये साइन थीटा के अनुपाती होता है, कोण के साइन थीटा के अनुपाती होता है ना। नेक्स्ट चीज आती है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है यह प्रोपोर्शनल होता है, यह जो प्रोपोर्शनल होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के यानी 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। इस यहाँ 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसे माने समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 और इसे समीकरण नंबर 4, तो चारों समीकरण को एक साथ रखते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है B इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपान r²। देखो यहां पे ध्यान दो, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए B के स्थान यहाँ पे इसको हटाने के लिए म्यू नॉट अपान 4 पाई नाम का एक नियतांक का यूज करते हैं और ये आइडियल साइन थीटा अपान r²। तो यहां पे ध्यान देना, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई जो क्या है, ये क्या है, एक तरह का नियतांक है। ये क्या है, एक तरह का नियतांक है ना। आइडियल साइन थीटा अपान r²। यही तो नियम है बायो-सेवर्ट का नियम, यही नियम है बायो-सेवर्ट का नियम। सॉरी, ये नियम किसका है, बायो-सेवर्ट का नियम है। एक बार सभी लोग अपने गांव के सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, है ना। मैं कभी लाइक करने के लिए नहीं कहता हूं, नहीं कभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं, मैं कहता हूं बस शेयर करने के लिए, ताकि गांव के सभी बच्चों के पास लेक्चर पहुंच जाए, है ना। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो होता है, उस परिपथ में बहने वाला धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, ऐप पर पीडीएफ कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो एम्पियर का परिपथी नियम जो होता है ये क्या होता है बताओ। चुंबकीय क्षेत्र बी का सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन, परिपथ में बहने वाला धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या है, ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, चलिए फिर से लिखते हैं हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम। बहुत आसान नियम है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है बताओ, एम्पियर का परिपथी नियम आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। आपके एग्जाम में यह एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इसे छपा होता है एग्जाम में। चलो मैं इसको लिखवाता हूं। इसका देखो, किसी भी बंद परिपथ में लिखना सभी लोग, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा आई के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है।
म्यू नॉट गुना के बराबर होता है ना। हम के आवत है एमडी फारूक, बहुत बढ़िया, तब एक लिखला अच्छा से, ठीक है। चलो फिर से सुनो, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रखी नहीं रेखी समाकलन, समाकलन क्या होता है, परिपथ में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, मैं म्यू नॉट गुना होता है ना। क्या चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बंद परिपथ में बहने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखी समाकलन जो होता है परिपथ में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। यह एम्पियर का परिपथी नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा, इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन पे लिखते हैं, स्वप्रेरक तथा अन्योन प्रेरक ये क्या होता है बताइए, कोई जानता है? स्वप्रेरक तथा अन्योन प्रेरक क्या होता है? कोई तो है जो जानता है कि कोई ये नहीं जानता है? कौनों नहीं जानते हैं, बताओ भाई। बताओ, कोई जानता है कि स्वप्रेरक तथा अन्योन प्रेरक में अन्योन प्रेरक क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वप्रेरक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अन्योन प्रेरक पढ़ेंगे, अन्योन प्रेरक, फिर स्वप्रेरक पढ़ेंगे। लिखना सभी लोग, अन्योन प्रेरक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, अन्योन प्रेरक पढ़ेंगे। क्या होता है अन्योन प्रेरक, ध्यान देना सभी लोग इधर। बताओ, देखो इस यहाँ पे एक कुंडली है, क्या है, एक कुंडली है, एक परिपथ है आपके सामने, एक परिपथ है, दूसरा परिपथ ये है, ठीक है, ध्यान देना, दो परिपथ है। तो परिपथ नंबर 1, परिपथ नंबर 2, दोनों परिपथ होता क्या है, ये दोनों पास पास रखे होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक दिली कनेक्शन होता है, एक दूसरे से लव करते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो अपने आप दूसरे वाले परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरक कहते हैं। यानी एक में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, दूसरे में अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो ये घटना क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरक कहलाता है। बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, वहां पे एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप वरदान बैच वाले पहले से यहाँ पे यूट्यूब पे देखे रहोगे तो वहां पे और अच्छा से समझ में आ जाएगा, वहां पे बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा वहां पे? हाँ, तो अन्योन प्रेरक क्या होता है बताओ, बताओ सभी लोग। एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना, यह घटना क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरक कहलाता है। लिखना परिभाषा सभी लोग, जब किसी एक कुंडली में, जब किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यह घटना क्या कहता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है ना।
क्या होता है, जब किसी एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तन करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है। हो गया, समझ में आया? बताओ, यह घटना क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है। यह परिभाषा समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं? हाँ बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलो, अब हम लोग स्वप्रेरण जानते हैं क्या होता है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण देखो दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। देखो अन्योन प्रेरण हो गया, अब हम लोग स्वप्रेरण जानेंगे कि क्या होता है। देखो यहां पर आपका एक कुंडली है, अगर हम कभी इसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें तो स्वयं उसी कुंडली में अगर विद्युत वाहक बल, देखो यहाँ पे इस वाले कुंडली में परिवर्तन कर रहे थे, परिवर्तन इसमें कर रहे थे, परिवर्तन यहाँ पे कर रहे थे, उत्पन्न इसमें हो रहा था। लेकिन स्वप्रेरण में क्या होता है, किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं और उसी कुंडली में पुनः से अपने आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। लिखना परिभाषा सभी लोग इसका। जब जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो स्वयं उसी कुंडली में विद्युत में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ये आपका स्वप्रेरण की परिभाषा है। तो अन्योन प्रेरण में क्या होता है, इस कुंडली में उत्पन्न कर रहे थे, दूसरी कुंडली में उत्पन्न अपने आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना। दो चीजें हैं, सोनू प्रजापति केशव, दो चीजें, इसमें हम लोग परिवर्तन कर रहे थे धारा के मान में, धारा के मान में इसमें परिवर्तन कर रहे थे, उत्पन्न इसमें हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इसी में परिवर्तन करते हैं और इसी में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब स्वयं में उत्पन्न होना, अन्योन प्रेरण का मतलब अन्य में उत्पन्न होना। ठीक है ना। काफी लोग इसके मात्रक बता रहे हैं, है ना। आगे चले हम लोग, देखो आगे क्या है, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, भंवर धारा, ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है ना। फैराडे का नियम क्या होता है बताओ, फैराडे का नियम क्या होता है बताओ। फैराडे का नियम क्या होता है प्यारे दोस्तों, बताओ। बताओ देखो, फैराडे का नियम लिखना सभी लोग। हाँ तब ये सही नहीं था राजकुमार, इसलिए ठीक है, लिखना हेडिंग मारना, फैराडे का नियम क्या होता है, ध्यान देना। फैराडे का नियम क्या होता है, ध्यान देना। फैराडे का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बद्ध चुंबकी, किसी भी कुंडली में संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल ई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी
कुंडली में, किसी भी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, अरे सॉरी, किसी भी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, किसी भी इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी कुंडली में संबद्ध विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, उस कुंडली में, उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। ये फैराडे का प्रथम नियम होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये किसके बराबर होता है, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, मतलब डी फाई अपान डी टी के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये नियम क्या है भाई, पढ़ो एक बार सभी लोग। किसी भी कुंडली में संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे का नियम है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, लेंज का नियम लिखना है। देखो इसमें लेंज का नियम लिखना है, तो लिखना सभी लोग लेंज का नियम, लेंज का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहां से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे लोगों को छमाही एग्जाम्स होंगे, तो छमाही एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बहुत सारे लोगों का सालाना एग्जाम्स, जो ईयरली एग्जाम, उसमें तो क्वेश्चन फंसेंगे ही, इसलिए इसे लाइटली मत लेना, एक एक चीजें तैयार कर लेना आप सभी लोग। चलो लेंज का नियम क्या होता है। देखो भाई सीधी सी बात है, दुनिया बहुत खराब हो गई है, इसमें जिसका सहयोग करोगे ना वही आपका पीछे से फिर, है ना, आपका पीठ में छुरा घोपेगा। यानी एकदम इसमें क्या होता है, जो जिसके वजह से आगे बढ़ता है उसी को फिर पीछे कर देता है। आप देखे ही होंगे, बहुत आपके दोस्त होंगे, दोस्त जिसका खूब हेल्प किए हो, बाद में वो कुछ बन जाता तो आपको कुछ पूछता ही नहीं, और साथ में आप ही को परेशान करने लगता है। बात सही है कि नहीं सही है, बताओ क्यों सलोनी, क्या सोनाली झा, बताओ बात सही है ना। देखो ये कौन है, आपका नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, DTM PRP RALX, आपका नाम तो नहीं क्लियर है, लेकिन जो भी हो बहुत बढ़िया से आपने पूरा परिभाषा लिखा है ना। चलो आते हैं पॉइंट पर, है ना। लेंज का नियम क्या होता है, ध्यान देना, लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम क्या होता है, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा का दिशा हमेशा ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है, जो कि उस कार्य का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। लेंज का नियम क्या होता है, किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की
दिशा सदैव ऐसी होती है, ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है जो कि उस कारण का विरोध करती है, जो कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं क्या होती है, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण स्वयं वह उत्पन्न होती है। यानी किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जो कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, हाँ? जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, उस कारण का विरोध करती है ना। यह आपका लेंज का नियम हो गया। लिखो सभी लोग इसे। लिखो इसे सभी लोग। है ना, लिखो सभी लोग इसे। तेजस्वी यादव, धारा का विरोध, हाँ कोई बताएगा कौन चैप्टर है? चैप्टर नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, चैप्टर पूछ रहे हैं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। क्या नेक्स्ट एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्या? भंवर धारा, भंवर धारा आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये HW है, होमवर्क है। ये क्या है? HW है, होमवर्क है। हाँ VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य, मूल मान। इसको किसको पता है बताओ? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? बताओ, देखिए बताओ, बताओ भाई, कोई बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान को I0 से प्रदर्शित करते हैं और वर्गमाध्य मूल मान को IRMS से प्रदर्शित करते हैं। क्या? IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और धारा का वर्गमाध्य मूल मान क्या होता है? ध्यान देना इधर सभी लोग। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान होता क्या है? इधर ध्यान देना सभी लोग। क्या होता है? इन दोनों में संबंध यह होता है, संबंध, संबंध, अरे यार संबंध, इन दोनों में संबंध यह होता है। देखो I0 इज इक्वल टू, I0 इज इक्वल टू I0 नहीं, आप IRMS लिखो, IRMS, IMS इज इक्वल टू क्या होता है? I0 अपान √2 होता है। ये इन दोनों में संबंध होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान और शिखर मान के मध्य यह संबंध होता है। क्या? IRMS इज इक्वल टू I0 अपान √2, ये संबंध होता है। होगा होगा, बॉस गेमिंग होगा, ये संबंध होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान और शिखर मान, है ना। अब छुट्टी दे दीजिए, माही छुट्टी दे दें। चलो अगला देखते हैं, क्या है अगला? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए ना। चलो बताओ, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण कौन कौन से हैं? बताओ।
वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण कौन कौन से होते हैं? कोई दो चार गुण बताओ वैद्युत चुंबकीय तरंगों के। मैंने तो क्लास में लिखवा रखा है पूरा ना। चलो लिखो। बहुत बढ़िया। कौन है? सलमान खान। ओहो बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही परिभाषा लिखा है ना। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, चलिए पहला गुण लिखना सभी लोग। वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखना, देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पहला नियम ये हो गया है ना। दूसरा नियम लिखना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चाल होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल प्रकाश के चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम लिखना, बहुत सारा नियम है, बताओ। यह तरंगों यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होती है ना। इतना हो गया, 3 नियम बहुत है ना। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण के लिए 3 नियम बहुत है ना। तो इस तरह से आज हमने फर्स्ट फिजिक्स के महत्वपूर्ण 10 महत्वपूर्ण परिभाषाएं किया। हालांकि इसमें 10 से अधिक है। एक आपको होमवर्क दिया है, क्या याद रखना होमवर्क अपना, ये होमवर्क भूल मत जाना। क्या होमवर्क? भंवर धारा, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में सभी का परिभाषा में मुझे चाहिए होमवर्क वाला, ठीक है। ये सभी चीजें हैं आप सभी के सामने, ठीक है। इसे आप लोग बढ़िया से देखिएगा और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि पूरे चीजों को लिख लीजिएगा। मैं पूरा चैप्टर 1 से मैंने कूलाम के नियम से शुरू करके आपको पूरा लास्ट तक, ये पीडीएफ है, लास्ट तक आपको मैंने कराया है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं भाई, नहीं कुछ समझ में आ रहा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, मैं सभी से कहना चाहूंगा आप एक नई शुरुआत करें हमारे साथ जुड़कर वरदान बैच में। यहां पर आपको 0 से पढ़ाया जा रहा है, 10-10 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। मैं बता रहा हूं 10 घंटे की क्लासेज इतने सर लोगों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर इतने लोग मिलकर एक साथ मेहनत करते हैं तो आपका परसेंटेज क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। लेकिन हाँ भाई, मेहनत करना पड़ेगा आपको, इतने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने सब काम को छोड़कर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा। धान गेहूं काटना उठना जो बंद करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी फायदा होगा। जिसको भी ज्वाइन करना है, नीचे नंबर है 930 577 1375 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट पे नहीं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन करके मेहनत से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। क्लास अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, एक चैप्टर हुआ है। जिसको भी ज्वाइन करना है, लाइव पढ़ाई करना, आप ज्वाइन कर लेना। एक चीज याद रखना, देखो बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले कोर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन याद रखना लाइव क्लासेज यहीं पे हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है। तो भाई लाइव पढ़ोगे तभी फायदा होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर लेके नहीं पढ़ पाओगे। ये बात मेरी तब आपको याद आएगी जब एग्जाम आ जाएंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को एक बार हमारे तरफ से जय मां सरस्वती। भाई जिसको भी ज्वाइन करना है, हाँ प्राइस बहुत ही छोटी सी प्राइस है, समझ लीजिए 10 टीचर 9 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। 9 टीचर के लिए कितना? 9000 फीस होना चाहिए? नहीं, 9000 नहीं, मात्र 999 में आपको पूरी तैयारी, पूरे सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो का कराया जा रहा है। अब सोच लो इससे सस्ता क्या होगा? 9 टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, इसके बदले में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को
जय मां सरस्वती। मेहनत से पढ़ाई करना और मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा कि ये क्लास कैसी लगी, मेरा मेहनत कैसा लगा। आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, YouTube पे लाइव करके आपको दे देते हैं एप्लीकेशन पे, लेकिन यहाँ पे ऐप पर आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है। YouTube वाली क्लास ऐप पे नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। YouTube पे तो लाइव दिया ही जाएगा आपको, YouTube के अलावा आपको पढ़ाया जाएगा, यानी आपको दो दो जगह क्लासेज मिलेंगी, इसमें ये फायदा होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर YouTube पे ही क्लास दे दोगे क्या, नहीं, YouTube की क्लास तो आपको YouTube पे मिलेगी, ऐप पर आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन है, पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, मैं बता देना चाहता हूं आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।